अरे बोलो भाई, मैंने पूछा, सारी चीजें याद हैं, पढ़ा है, कोई बोल नहीं रहा कुछ। हाँ या ना, कुछ में कुछ तो जवाब दो, ना ही दे दो एटलीस्ट, लेकिन जवाब दे दो। हाँ जी सर, ऑलमोस्ट याद है कल का सब कुछ। आज सब कुछ काम आने वाला है वो कल का, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं बार बार। अगर कल की चीजें आती नहीं होंगी। अर्शदीप भी कह रही है हाँ जी सर, पढ़ा है। आज तुम्हें क्वेश्चंस कराएंगे। तुम्हें को पहले लेक्चर्स में बोल रहे थे ना कि सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ। आज कराएंगे क्वेश्चन। लैंग्वेज पे ग्रिप आना बाकी है। हम्म। तो फिर तुम अपने कीबोर्ड के साथ रेडी हो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं। यहीं पे रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा, कल कौन से 6 स्टेप्स थे, एक एक करके नाम लिखना। फर्स्ट स्टेप प्रेरणा, सेकंड स्टेप रेनू, थर्ड स्टेप विनरुश। क्या 6 चीजें थी, एक एक करके लिख लो। जिस जिसका नाम जिस सीरियल ऑर्डर में लिया वो उस तरह से लिखो। फोर्थ स्टेप अर्शदीप, फिफ्थ स्टेप मित्तल, एंड सिक्स स्टेप ईशा। लो बताओ, क्या क्या 6 स्टेप्स थे अपने कल। अरे बोलो भाई। 6 स्टेप्स के नाम। हाँ, पहला लीडरशिप, दूसरा अच्छे एम्प्लॉयज लाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट, चौथा, चौथा किसी ने नहीं लिखा, चौथा एचआर पॉलिसीज, पांचवा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंड छठा मॉनिटरिंग। सही है। तो ये 6 स्टेप्स अपन ने देखे थे। और आज जो SA 220 है ना हमारा, वो सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स की कॉपी। देखो अब क्या होता है ऑफिस में, जब तुम कोई गलती करते हो, मान लो तुमने ऑफिस की एक क्लाइंट की सारी फाइलें डिलीट कर दी परमानेंट, ठीक है। अब तुम्हारे मैनेजर को ये बात पता चली, फिर ऊपर पार्टनर को ये बात पता चली, तो क्या होगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट था, तुमने उसकी सारी फाइलें डिलीट कर दी, तुम्हारे मैनेजर तक बात पहुंची, तुम्हारे पार्टनर तक बात पहुंची, अब होगा क्या, बताओ। पार्टनर जो है वो डांटेगा किसको। प्रेरणा कह रही है मुझसे हुआ था ये काम, तो प्रेरणा आप बताइए कि पार्टनर ने किसको डांटा, बताओ। पार्टनर तुम्हें डांटेगा या तुम्हारे मैनेजर को डांटेगा। सर मैंने रिट्रीव कर लिया, क्लाइंट को डांट पड़ी। क्लाइंट को कौन डांट रहा है भाई। हाँ, सब कह रहे हैं मैनेजर को डांटेगा, मैनेजर को डांटेगा। तो अब इतना बड़ा जो कांड तुमने करा, तो पार्टनर हल्के में तो छोड़ेगा नहीं, वो मैनेजर को बहुत डांटेगा, 2 घंटे तक उसको लेक्चर देगा कि तुम मैनेजर हो गए, तुम्हें 8 साल से काम करते हो, कल नहीं कि आर्टिकल के हाथ में ऐसे ऐसी सेंसिटिव चीजें नहीं देनी चाहिए, उसको ऐसी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत डांटेगा। 2 घंटा डांट खाएगा मैनेजर। अब जब मैनेजर आएगा तुम्हारे पास, तो तुमको क्या कहेगा, अरे मेरा बच्चा कोई बात, ऐसे बोलेगा कि वो तुम्हें भी डांटेगा। धीरे धीरे चलती है ये, मैं जो बोलता हूँ वो तुमको थोड़ी सी देर बाद सुनाई देता है, फिर तुम उसके हिसाब से जवाब देते हो। तो अर्शदीप कह रही है सर हमें भी डांटेगा। तो अब हनी ने कांड किया, जफर ने कांड किया, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब तक बात पहुंची, प्रेसिडेंट साहब आए पंडित जी से मिलने, उन्होंने उनको खूब डांटा कि भाई देख, तू तो मेरा ICI ही बंद करवा के मानेगा, उल्टी सीधी हरकतें करना छोड़ दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनने उसको पूरा ज्ञान दिया। हाँ, टॉप डाउन हायरार्की में डांट पड़ेगी, तो उन्होंने उसको पूरा ज्ञान दिया कि भाई देख, सारी जिम्मेदारी किसकी है, पंडित जी आपकी है, आपको अच्छे लोग लाने हैं, आपको अच्छे
क्लाइंट लेके आने हैं, आपको अच्छे लोगों को रोक के भी रखना है, फिर आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है, फिर आपको मॉनिटर भी करते रहना। उन्होंने भाई बहुत डांट, 1.5 घंटा 2 घंटा डांट खाई पंडित जी ने। अब प्रेसिडेंट साहब को भेजा उन्होंने भाई चाय पानी पिला के। अब फिर इन दोनों पंटरों को बुलाया कि तुम एक बार मेरे ऑफिस में आओ जरा। अब पंडित जी जो हैं वो डांटना शुरू करेंगे, जो बातें उन्होंने ऊपर से सुनी वही बातें वो आगे पास ऑन करेंगे। सेम वही होता है, जो तुम्हारा मैनेजर ऊपर सुन के आता है वही बातें आगे तुमको पास ऑन करता है। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करता, वो थोड़ी कम करता है, क्योंकि तुम कम लेवल पे हो, कहीं फॉर्म ना छोड़ के चले जाओ। तो पार्टनर मैनेजर को डांटेगा बहुत ज्यादा, मैनेजर तुमको डांटेगा लेकिन पार्टनर से थोड़ा कम, और फिर आखिर में एक ताना भी मारेगा, तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कितना सुन के आया हूं, उसका तो 10% भी नहीं सुनाया मैंने तुम्हें, इतनी ज्यादा डांट पड़ी है मैंने तुम्हें, इतनी ज्यादा डांट पड़ी है तुम्हारी वजह से, मुझे इतना सुनाया उसने, मैंने तो तुम्हें 10% भी नहीं सुनाया उसका, बहुत आराम से समझा दिया। होता है कि नहीं होता ऐसा, बताओ। हुआ है किस किस के साथ हुआ ये, कि पहले तो सुना रहा भाई 1 घंटा, उसके बाद ताने और मार रहा है, कह रहा इतना जितना मैं सुन के आया ना तो तुम सुन भी नहीं सकते, कोई नहीं सुना, इतने प्यार से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ जी, किस किसने सुना है ये ताना? हाँ जी, हुआ है मेरे साथ, ताने तो बहुत खाए हैं। आधे टाइम लंच खाते थे, आधे टाइम ताने खाते थे। तो देखो सबने बहुत सुना है, मैंने भी सुना है भाई ये डायलॉग, कि जितना मैं ऊपर से सुन के आया ना उसको तो 10% भी नहीं सुना है तुम्हें। तो ये बात बताते हुए मेरे मैनेजर का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था चलो देखो, अब पंडित जी ने डांट खाई, तो पंडित जी अब इन दोनों को वही सारी बातें समझाएंगे, ठीक है। तो SQC1 में जो हमने 6 चीजें पढ़ी थी वही सेम चीजें SA220 में, बट थोड़े कम लेवल पे। SQC1 किस पे अप्लाई होता है? पंडित जी की पूरी फॉर्म पे, पूरे पार्टनर्स पे। अब चाहे वो चूचा कोई काम करे, चाहे लाली कोई काम करे, चाहे रिव्यू एंगेजमेंट हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे वो अदर एश्योरेंस सर्विस हो, चाहे वो रिलेटेड सर्विस हो, चाहे वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम हो, चाहे वो कंसल्टिंग का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनने साफ साफ बता दिया कि पंडित जी अब आप सीए बन चुके हो, सीए फर्म के मालिक हो, तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना, लोग अच्छे लेके आने, क्लाइंट्स भी अच्छे लेके आने, नाम खराब नहीं करना। अब पंडित जी इनको समझा रहे हैं, हन्नी को और जफर को। हन्नी और जफर का काम क्या था? ऑडिट करने का, ऑडिट और रिव्यू करने का। तो एस से बोले तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सही है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किस पे लगे? क्या रिलेटेड सर्विस पे लगेगा? क्या अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स पे लगेगा क्या, या ऑडिट पे लगेगा? टेल मी। SA220 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किस पे लगेगा? ऑडिटिंग पे, रिलेटेड सर्विस पे, या फिर अदर एश्योरेंस सर्विस पे? कह रहे सर क्या इतने इजी इजी सवाल पूछ रहे हो, मुश्किल सवाल पूछो। अरे बाबू ऑडिट इतना ही मुश्किल, इतना ही इजी है, चिंता मत करो। हाँ, ओनली ऑडिट पर लगेगा। तो अब पंडित जी उनको समझाएंगे कि भाई जब तुम ऑडिट करने जाओगे तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले पंडित जी को क्या सुनने को मिला था प्रेसिडेंट साहब से, कि भाई सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, फर्म में जो भी काम होगा उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो पंडित जी आगे क्या सुनाएंगे कि हन्नी, जफर सुनो, ऑडिट की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, सही है। मैं तुमको दे नहीं रहा रिलेटेड सर्विस या फिर अदर एश्योरेंस, लेकिन जो तुमको काम दिया है ऑडिट, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। बात समझ में आई? SA220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। ऐसे है तो ऑडिट पे ही लगेगा। SA220 देखो, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, फिर मैं एक बार आपको इस कहानी को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। या फिर एक सेकंड रुको। देखो, SA220 भी वही 6 बातें बोलता है जो कल SQC1 बोलता था, बस फर्क इतना है कि SA220 लगेगा ऑडिटिंग पे और SQC1 लगता है सारी फर्म की सारी रिलेटेड सर्विसेज पे। ऑडिट पे लगेगा। पहली बात क्या थी कि बेटा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से ऑडिट की तुम्हारी है। तुम्हारी ऑडिट में कुछ भी गलत हुआ मेरे को मत सुनाना कि भैया उस आर्टिकल ने कर दिया, भैया उस कंसल्टेंट ने कर दिया। तुम पार्टनर हो तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि ऑडिट सही होनी चाहिए। बात समझ में आई?
फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान भी तुमको रखना है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में कौन सी दो चीजें आती थी जरा बताना मुझे, याद है तुम्हें क्या सिखाया था कल की? SQC1 क्या बोलता है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स में दो चीजें आती है। कौन सी दो चीजें? अब पता लगेगा तुम कितना याद करके आए हो, कितना पढ़ के आए हो। कि सर तो कहानी सुना के भेज दे रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे ये अब पता चलेगा। हाँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, बात तो सही है। ये जो इंटीग्रिटी लिखा है ना जिसपे, वो इंटीग्रिटी नहीं है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। और ऑल्टरनेटिवली यू कैन कॉल देम कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में 5-6 चीजें आती हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी, है ना, प्लस में इंडिपेंडेंस। अब कोड ऑफ कंडक्ट पंडित जी को उन्होंने सुनाया था कि अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज यानी कि उनका बैकग्राउंड चेक करो कि भैया वो समझदार हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे लोग तो पंडित जी फर्म में ले आएंगे। पार्टनर का काम नहीं है बंदे हायर करना, वो तो पंडित जी का काम है। पार्टनर का काम है कि वो ये देखे कि एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंस तो मेंटेन कर रहे हैं ना, कि कहीं किसी आदमी ने, किसी उनकी टीम के मेंबर ने ज्यादा ही अच्छे रिश्ते तो नहीं बना लिए क्लाइंट के साथ, कि रोज चाय पे पीने जा रहे हैं और क्लाइंट के यहाँ 2 महीने रहे तो 2 महीने घर जैसा माहौल बना लिया कतई। तो एंगेजमेंट पार्टनर को जो ऑडिट कर रहा है उसको देखना है कि भैया एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मेजरली हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस, मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। सही है। तीसरी सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि भैया ढंग के क्लाइंट लेके आना। क्लाइंट लाने के लिए किसको भेजा था? जफर को। यानी कि पार्टनर जो होता है वो ही बिजनेस लेके आता है फर्म में। तो ये तो पार्टनर का काम है ना कि वो बिजनेस लेके आए, तो उसकी जिम्मेदारी है। पंडित जी सुना रहे कि भैया जफर और हन्नी, तुम दोनों की जिम्मेदारी कि भैया क्लाइंट जो लाओगे वो ढंग के लेके आना। सही है। पूरी ऑडिट की अच्छी क्वालिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी, प्लस में अपने बंदों की एथिकल रिक्वायरमेंट्स की जिम्मेदारी तुम्हारी, प्लस में अच्छे क्लाइंट्स लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सही है। फिर हमने क्या पढ़ा था SQC1 में कि HR पॉलिसीज बनाओ। अच्छे लोग आ गए तो उनको रोक के भी तो रखो, तो रोक तो लेंगे पंडित जी, क्योंकि ये उनका काम है। पार्टनर का काम नहीं है रोक के रखना अपनी टीम को। पार्टनर का काम है सही टीम को चूज करना, कि अब फर्म में 4 पार्टनर्स के नीचे 50 बंदे काम करते हैं, तो एक पार्टनर का काम है कि वो सही टीम को लेके क्लाइंट पे जाए। बात समझ में आई? कि अगर आपको लगता है कि 4 कंसल्टेंट की जरूरत है, जिसमें से 2 कंसल्टेंट थोड़े एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को इस इंडस्ट्री में, तो पार्टनर अपनी टीम को चूज करे। तो तुमने देखा होगा अपनी आर्टिकलशिप सीए फर्म में कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बोलता है कि यार इस बंदे को मेरे को दे दे, इस क्लाइंट पे जाना है, इस बंदे को इस क्लाइंट पे भेज दे, या फिर ये वाला बंदा वहां बिजी था उसको जल्दी फ्री कर यार, किसी और को ले ले, तू इसको मेरे को दे दे। क्योंकि उस बंदे को उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, दूसरे बंदे को थोड़ा कम एक्सपीरियंस है। तो पार्टनर की जिम्मेदारी है कि भैया एंगेजमेंट टीम सही से चुने। सही है। फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू कराए, खुद देखे कि भैया काम कैसा किया है उसकी टीम ने, सारा कुछ रिव्यू करे, प्लस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी कराए, एंड मॉनिटर करता रहे कि भैया उसकी टीम के सारे लोग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब जिसको यहां तक समझ में आ गया, मेरे को डन लिख के दे दो, मेरे को बता दो कि सर सही समझ में आ रहा है। SQC1 और ST220 क्या क्या बातें बोलते हैं, समझ में आ गया? क्या इसमें मेजर डिफरेंस है? एक ये पॉइंट तो मुझे लिख के बता। मित्तल पूछ रही है कि सर पॉइंट्स ही याद रखने हैं कि माल भी याद करना पड़ेगा? तो मुझे एक बात बता दो कि तुम फाइनल लेवल पे पहुंच चुके हो, तो इस सवाल का जवाब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सब कंटेंट याद करना है अंदर का। अगर हेडिंग ही याद करनी होती तो फिर कहां से ऑडिट बच्चों को डरावना लगता। और हेडिंग तो मैं याद करा ही दे रहा हूं, उसमें तुम क्या कर रहे हो? कंटेंट याद करने का अंदर का, और कीवर्ड्स भी देखने हैं। ठीक है। तो डिफरेंस कोई बच्चा बोल रहा है प्रेरणा के लिए कि ऑडिट सर्विसेज
SA-220, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज SQC1। SQC1 वेनरुश बोल रहा है कि SQC1 एप्लीकेबल इन फर्म एंड SA-220 ओन पार्टनर। अरे बाबा क्या लिख रहे हो तुम लोग। हाँ, मित्तल का रिप्लाई सही आया कि SQC सब में लगेगा और 220 ओनली ऑडिट पे लगेगा। क्या SQC ऑडिट पे नहीं लगेगा? ऑडिट पे भी लगेगा, रिव्यू पे भी लगेगा, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज पे भी लगेगा, सब पे लगेगा SQC1। SA-220 सिर्फ ऑडिट पे लगेगा। सही है? Yes, Arshdeep, you are right. SQC1 applies to all engagement. SA-220 only to audit. इनके नाम में ही है ना यार, SA बोले तो ऑडिटिंग, तो वो सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे लगेगा। सही है? डिफरेंस तुमको समझ में आ गया? तुमको समझ में आया कि SQC1 is premised on the basis of that the firm is subjected to SQC1. SQC1 की पहली कंडीशन यही है, पहली अजम्पशन यही है कि वो मानता है कि भैया SQC1 तो लग रहा है फॉर्म पे, तो जाके SA-220 की बात आती। ठीक है? SA-220 क्या बोलता है कि भैया एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट। सही है? फिर वो एक बात ये भी बोलता है कि एंगेजमेंट टीम्स आर एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन firm's system of quality control unless information provided by the firm or other parties suggests otherwise। इसका मतलब कि एज अ पार्टनर हनी या जफर ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि भैया जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगाई हैं वो सही से काम कर रही हैं, वो सही से ऑपरेट कर रही हैं, अनलेस एंड अनटिल या तो उनको कोई बाहर का बंदा के कहीं भी है नहीं बहुत गड़बड़ी हो रही है आपके काम में, या फिर आपकी फर्म में ही जो SQC1 की पॉलिसीज का रिव्यू होता है उससे आपको पता चले कि भैया नहीं, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं पॉलिसीज को। अगर उनको ऐसी कोई बात पता चलती है तो वो देखेंगे कि क्या एप्रोप्रिएट एक्शन करना है, अदरवाइज वो मान सकते हैं कि SQC1 सही से काम कर रहा है, फर्म में सारा काम क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है। बात समझ में आ रही है? SQC1 का क्या ऑब्जेक्टिव था कि भैया आपका काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और आप एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू करो। सेम ऑब्जेक्टिव है SA-220 का कि भैया आपकी ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, प्लस में आप सही रिपोर्ट इश्यू करो इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। सही है? समझ में आ रहा है? अब शुरू करें अपना एक एक पॉइंट के डिटेल में घुसना। सबसे पहले घुसेंगे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंडित जी उनको कहते हैं हन्नी को, जफर को, कि भैया पूरी ऑडिट की जिम्मेदारी तुम्हारी, कुछ भी गलती होगी तुम्हारा नाम आएगा, तुमसे जवाब मांगा जाएगा। किसी आर्टिकल ने गलती करी, किसी ने कुछ भी गलती करी, मेरे को मत बताना कि भैया वो आर्टिकल था, वो कंसल्टेंट था, तुम पार्टनर हो, मैं तुमसे जवाब मांगू। तो हन्नी कह रहा कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि ये सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप कोई टिप्स दे दो। तो उनने दो चीजें बताई। उनने कहा कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, तो तुम अपनी टीम को ये समझाओ कि क्वालिटी एसेंशियल है। हनी, जफर अपने नीचे 10-10 लोगों की टीम लेके बैठे, तो तुम लोग अपनी टीम को ये समझाओ कि क्वालिटी एसेंशियल है, क्वालिटी वाइज काम करना है। दूसरी बात, उनको ये बताओ कि क्वालिटी काम करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, पॉलिसीज को फॉलो करना। कौन सी पॉलिसीज? चाहे वो फर्म की SQC1 वाली पॉलिसीज हो, चाहे वो बाहर की पॉलिसीज हो, चाहे वो बाहर के स्टैंडर्ड्स हो। ठीक है? तो उनको क्या क्या बताओगे कि भैया क्वालिटी वाला काम करने के लिए 4 चीजें जरूरी है कि आप ऐसा काम करो जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो, प्लस में आपका काम फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के हिसाब से होना चाहिए। जब आपकी टीम प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करेगी तो कंप्लीशन पे आएगी तो एक रिपोर्ट लिखेगी, तो आपकी रिपोर्ट भी सही होनी चाहिए। आप काम पॉलिसीज प्रोसीजर्स के हिसाब से करो, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो। बाहर की पॉलिसीज कौन सी? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स। अंदर की पॉलिसीज कौन सी? फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो। फिर
जब आप रिपोर्ट इश्यू करोगे तो आप लोगों की रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये हन्नी और जफर समझाएंगे अपनी टीम को कि भैया क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्वालिटी कैसे आएगी? 4 चीजों की वजह से आएगी कि तुम बाहर के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हो, तुम फर्म के SQC1 क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हो, फिर जो तुम रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एंड लास्ट में अगर तुम्हें कोई भी कंसर्न लगता है, तुम्हें लगता है कि भैया ये बात पता होनी चाहिए थी, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई, या क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा है, क्लाइंट कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो तुम बिना किसी पनिशमेंट के डर के मेरे पास आओ। सही है? बता दो किसको यहां तक समझ में आ गया? चार्ट देख के चीजें समझ में आ गई? देखो, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ICAI ने अपने मॉड्यूल में इस तरह से दे रखा है, लेकिन दिस इज अ बेटर वे टू इसको समझने का, कि पहली बात तो ये कि क्वालिटी एसेंशियल है। दूसरी बात, क्वालिटी कैसे आएगी तुम्हारे काम में? जब तुम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे, सही रिपोर्ट इश्यू करोगे और बिना किसी डर के मेरे पास आओगे। फिर उनने बताया दिया कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अब तुमको एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। अच्छे लोग तो मैं ले आऊंगा, लेकिन तुमको ऑब्जर्व करनी है उनकी इंडिपेंडेंस की, भैया वो लोग इंडिपेंडेंट है भी क्या नहीं। कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आएगा उसको आइडेंटिफाई करो और देखो कि क्या तुम सेफगार्ड्स लगा सकते हो उस रिस्क को अप्रोप्रिएट लेवल तक रिड्यूस करने के लिए। Identifying a threat to independence regarding the audit engagement that safeguards may not be able to eliminate or reduce। अगर तुम्हारे safeguards काम नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हारे safeguards उस रिस्क को एक अप्रोप्रिएटली लो लेवल तक रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपको क्या करो। आप क्या करोगे? या तो आप एलिमिनेट कर दोगे वो एक्टिविटी या वो इंटरेस्ट, कि भैया अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय है आपकी टीम का, वो क्लाइंट के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे, तो उसको रिप्लेस कर लो किसी दूसरे एम्प्लॉय से, तो आपने एलिमिनेट कर दी वो एक्टिविटी जिससे थ्रेट क्रिएट हो रहा था। या फिर आप देखोगे कि अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप विड्रॉ कर लोगे ऑडिट एंगेजमेंट से, जहां पर भी विड्रॉल परमिटेड होगा। विड्रॉल किन केसेस में परमिटेड नहीं होता है, जरा मुझे बताओगे तुम? विड्रॉल किन केसेस में परमिटेड नहीं होता है, सोचो जरा। पब्लिक इंटरेस्ट नहीं। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? अगर अथॉरिटी से ऑडिट दिया होगा, हाँ जी, मान लो सरकार ने ही आपको कहा है कि भैया आप ऑडिट करो। क्यों? क्योंकि पिछले वाले जो ऑडिटर्स थे उनने ढंग से ऑडिट करी नहीं, कंपनी में फ्रॉड की आकांक्षा, अब सरकार ने आपको अपॉइंट किया कि भैया आप इसमें इसकी ऑडिट करो। क्यों? क्योंकि शायद उस कंपनी में लोगों ने शेयर्स खरीद रखे हैं, पब्लिक कंपनी है, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, सरकार को लगता है कि उस कंपनी ने टैक्स चोरी किया, तो सरकार ने आपको अपॉइंट किया कि आप ऑडिट करो, तो तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। सही है? बाकी केसेस में तो आप विड्रॉ कर ही सकते हो। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भैया पहली बात तो तुम ध्यान रखोगे कि सब इंडिपेंडेंट है। अगर तुमको कोई ऐसा थ्रेट मिलता है जो कि तुम्हारे सेफगार्ड्स रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एक अप्रोप्रिएट लो लेवल तक, तो आप कम्युनिकेट करोगे ये बात अपनी फर्म में रेलिवेंट पर्सन से और डिटरमाइन करोगे कि क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? पहला एक्शन कि भैया आप उस एक्टिविटी को ही एलिमिनेट कर दो ताकि आपका थ्रेट ही एलिमिनेट हो जाए, या फिर लास्ट ऑप्शन है क्या, विड्रॉ कर लो। फिर तीसरा क्या हमने सीखा था कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का प्लीज ध्यान रखना, अच्छे क्लाइंट्स लेके आना। अच्छे क्लाइंट्स में आप क्या क्या चीजें देखोगे? 3 चीजें हमने कल पढ़ी थी कि भैया इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस हमारा, कि क्या हम उतने कॉम्पिटेंट हैं, क्या हमारी फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई कर रही है। तो इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस हमारा।
सेम वही चीजें हैं कि एक फर्म को इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी जो भी उसको नेसेसरी लगती है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट या फिर बिफोर कंटिन्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। क्या क्या चीजें? इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस हमारा। एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें विच इज सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स बोले तो कि भैया पिछली ऑडिट में, आप एक ऑडिटर 5 साल के लिए ऑडिट करता है, तो पिछली बार जब आप ऑडिट कर रहे थे तो आपको ऐसा कुछ गड़बड़ी पता चली कि भैया क्लाइंट जो है ना वो फ्रॉड कर रहा है, या फिर क्लाइंट जो है ना वो अजम्पशंस कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक ले रहा है, क्लाइंट जो है वो इंटरप्रिटेशन बहुत एग्रेसिव कर रहा है। तो अब आपको पता है कि भैया ये क्लाइंट ऐसा ही है, तो प्लीज उसको भी कंसिडरेशन में लेना। या क्लाइंट की मैनेजमेंट झूठ बहुत बोलती है कि अब आप ये भी देख लेना एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले, कि भैया पिछली ऑडिट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था क्या? अगर हुआ था तो बेहतर है कि आप एक्सेप्ट ना ही करो। बात समझ में आई? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी यहां तक? छोटा है ना, जैसे आप वो प्रेसिडेंट सामने पंडित जी को डांट मारी थी, अब पंडित जी इन सबको डांट मार रहे हैं और वही सारी चीजें गिना रहे हैं, बस इन ए शॉर्ट फॉर्म, थोड़े छोटे में। समझ में आ रहा है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। जब मैं लाइव क्लास लेता था ना एक टीचर की, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता था कि कब सर कुछ पूछे, कब मैं कुछ लिखूं, कुछ फनी सा लिखूं, कुछ तो लिखूं। तुम लोग इतनी देर देर में रिप्लाई करते हो कि हाँ चलो वो कर ही देगी, मेरे नाम का वो कर ही देगा रिप्लाई, सर आगे बढ़ ही लेंगे, तो छोड़ो क्या हाथ लगाना कीबोर्ड पे। पसंद नहीं आ रहा क्या मैं तुमको? तो लिखा करो भाई कीबोर्ड पे। क्या क्या ही मतलब लाइव क्लास का तुमने फन नहीं किया था, फिर तो देख लेना रिकॉर्डिंग ही बैठ के कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो। लाइव क्लास में मजा आना चाहिए ना, इंटरैक्ट करो। और यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा शाय नेचर है या फिर तुम इंट्रोवर्ट है, कीबोर्ड पे तो लिखना, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। तो अब से लिखना, जब भी मैं पूछूं कुछ भी, ढेर सारे मैसेजेस मेरे को मिलने चाहिए चैट पे। एक्टिव रहोगे तुम, फिर तुम कहते कि सर ऑडिट में नींद आती है। खुद ही मेहनत नहीं कर रहे तुम, खुद ही कुछ नहीं लिख रहे। देखो 3 चीज हो गई। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी हुई तो आप पकड़े जाओगे, एंगेजमेंट पार्टनर को पकड़ा जाएगा। फिर ध्यान रखना लोगों की एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, स्पेशली इंडिपेंडेंस का, कि इंडिपेंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही कंप्लाई। फिर ध्यान रखना जो भी आप क्लाइंट लाओगे उसमें आप 4 चीजें देखोगे, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस हमारा, प्लस में पिछली बार जो आपने ऑडिट करी थी उसमें कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ था क्या, तो आप उसको भी कंसिडरेशन में लोगे इस बार, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या भैया इसका काम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात समझ में? फिर असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, जब आपने चूज कर लिया कि भैया ये क्लाइंट है, इसकी हम एक्सेप्टेंस करेंगे ऑडिट को या फिर इसकी हम कॉन्टिन्यूएंस करेंगे ऑडिट को, तो अपनी टीम सही चूज करना प्लीज, है ना। चूजी चूजी होके टीम चूज करना अपनी। देखना कि भैया आपकी एंगेजमेंट टीम जो है, और अगर आपको किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन होता है? अ पर्सन हु हैज नॉलेज अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नॉलेज तो आपको ही है, आप सीओ, तो आपसे बेहतर किसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नॉलेज होगी। ऑडिटर्स एक्सपर्ट होता है कोई और बंदा जिसको अकाउंटिंग या ऑडिटिंग से अलग नॉलेज होगी। गिव मी एन एग्जांपल प्लीज। कि कौन हो सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट? टेल मी। और किस किस तरह के ऑडिट्स में? हाँ, एक्चुअरी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एडवोकेट, वेरी नाइस। Amazon की ऑडिट करने गए तो मैंने कल तुमको समझाया था कि भैया इंफॉर्मेशन सिस्टम का बहुत डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा क्योंकि सारे फॉर्मूले वहीं से आ रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है ना। कोई वैल्यूएशन, कोई रियल एस्टेट का काम है जिसका, तो उसके लिए वैल्यूएशन वाले बंदे की जरूरत पड़ सकती है।
किसी कंपनी में दुनिया भर के एम्प्लॉइज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां पर बहुत ज्यादा एक्चुअरीज की जरूरत पड़ती है। तुम्हें वैसे पता है कि एक्चुअली क्या करता है क्या नहीं करता, कि तुमने रट रखा है कि एक्चुअली है एक बंदा जो कुछ तो करता है। क्या करता है एक्चुअली, जरा बताना मुझे। कह रहे रट रखा है। अरे भैया एक एग्जांपल देता हूँ, शायद अरे नहीं भाई, रिस्क असेस नहीं करता एक्चुअली। देखो एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता कि उसकी कितनी लायबिलिटी है ना। अब कल को कोई मर गया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का काम ही ऐसा अनसर्टेनिटी का है। तो एक्चुअली अपने फॉर्मूलेज लगा के और अलग अलग चीजें लगा के, मोर्टेलिटी रेट आज के टाइम में क्या चल रहा है, एक्सीडेंट रेट आज के टाइम में क्या चल रहा है, कितने लंबे टाइम तक पॉलिसी चलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अपने मॉडल्स बनाता है और कंपनी को एक एस्टिमेट बना के देता है कि भैया इतनी आपकी एसेट्स है, इतनी आपकी कंटेंजेंट लायबिलिटीज है, फिगर्स डाल के देता है। सही है, कि कितना पैसा कंपनी को देना पड़ सकता है। सही है। तो बात ये थी कि भैया एज अ पार्टनर, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, जब आप ऑडिट करने जाओ तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो टीम है, प्लस में अगर आपको कोई ऑडिटर एक्सपर्ट चाहिए जो कि आपकी टीम का पार्ट नहीं है, उन दोनों को मिलाकर आपके पास एडिक्वेट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? अगले उस पर बढ़ते हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब पंडित जी कह रहे हैं भाई ध्यान से सुन सुन, एंगेजमेंट पार्टनर मैंने तेरे को बना दिया तो उसका मतलब है कि सारी जवाबदेही तेरी है। यानी कि अब कोई भी गलती होगी तो तेरे को उसको पहले रिव्यू करना है, मैं तेरी गर्दन पकड़ूंगा। तो तेरा काम क्या है? तेरे को डायरेक्शन देनी है, तेरे को सुपरविजन करना है अपनी पूरी टीम के काम का। यू हैव टू इंश्योर कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है। यू हैव टू इंश्योर कि जो एविडेंस लिए गए हैं वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हैं। यू हैव टू इंश्योर कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने ले लिया है बिफोर इश्यूइंग द रिपोर्ट टू द क्लाइंट। सही है, ये सारे बेसिक बेसिक काम है। एक पार्टनर का काम क्या होता है? मॉनिटर करना, सब कुछ देखना, सब कुछ चेक करना कि भैया ओके है या नहीं है, और अपनी टीम को डायरेक्शन देना, उनका सुपरविजन करना कि भैया ऐसे ऐसे काम करो, देखना कि भैया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ही इज रिस्पॉन्सिबल कि ऑडिट रिपोर्ट सही होनी चाहिए, प्लस में उसको डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू भी करना है बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट। ऐसा नहीं कि क्लाइंट के जाने के बाद वहां मीटिंग में बैठ के देख रहे हो कि भैया इन्होंने क्या गड़बड़ी कर रखी है बदतमीज ने। ऐसा नहीं चलेगा, आपको पहले रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको इंश्योर करना है कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया गया है, जो भी आपने कंक्लूजन बनाए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए एंड रिपोर्ट को इश्यू करने के लिए। एंगेजमेंट पार्टनर की ही जिम्मेदारी है कि अगर उसकी टीम को कोई मैटर डिफिकल्ट लग रहा था, कोई मैटर कंटेंशियस लग रहा था, तो उसके लिए वो इंश्योर करे कि भैया अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन उन्होंने ले लिए फॉर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर, not only within the team but also with others at appropriate level in the firm or outside the firm। चाहे वो टीम का बंदा हो, चाहे वो टीम के बाहर का बंदा हो, फर्म का बंदा हो, या फिर फर्म के भी बाहर का बंदा हो। एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि भैया अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली गई है। ऐसे ही हवा हवा में हमने कुछ भी नहीं लिख दिया। सही है। फिर SQC1 में अगला पॉइंट क्या था? ऑडिट हो गई तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराओ। रिव्यू कौन कराएगा? अपनी ऑडिट्स का पार्टनर कराएंगे। तो लिस्टेड एंटिटी के लिए तो हमने बताया था कि भैया मैंडेटरी होता ही है। बाकी कुछ अदर केसेस में फर्म बताएगी कि भैया किस असाइनमेंट का, किस एंगेजमेंट का आपको रिव्यू कराना है, किसका नहीं कराना। तो अब आते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे। फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड दोस अदर ऑडिट एंगेजमेंट, जिसके लिए फर्म ने डिसाइड किया कि भैया रिव्यू होना चाहिए, तो पार्टनर की जिम्मेदारी है। एंगेजमेंट पार्टनर शेल डिटरमाइन कि भैया रिव्यूअर जो है वो अपॉइंट हो गया है, उसके साथ आपने अपने सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस कर लिए हैं, और पार्टनर की ही जिम्मेदारी है कि भैया जब तक उस ऑडिट रिपोर्ट पे रिव्यू की डेट नहीं डल जाती, चेकिंग की डेट नहीं डल जाती, ये इंश्योर नहीं हो जाता कि भैया रिव्यूअर ने रिव्यू कर लिया आपकी ऑडिट एंगेजमेंट, तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट को
डेट नहीं करोगे कि भैया आज हमारी ऑडिट कंप्लीट हो गई। बात समझ में आई? फिर ये बता रहे हैं वही वाली कल वाली बात है कि एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या करेगा। एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा क्या, जो भी आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट ली और जो भी आपने कंक्लूजन्स लिए, जिस भी कंक्लूजन पे आप पहुंचे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, वो इवैल्यूएशन में क्या क्या देखेगा कि क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, आपकी ऑडिटर की रिपोर्ट देखेगा, वो देखेगा कि जो भी आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है जजमेंट से रिलेटेड, द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन इट्स रीच। आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखेगा जो भी आपने जजमेंट ली और जिन भी कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे उनका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। ठीक है, फिर वो देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि जो भी आपने कंक्लूजन्स लिए हैं वो सही है कि नहीं। जिन भी कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे हो, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि भैया मैं एडवर्स रिपोर्ट दूंगा या मैं क्वालिफाइड दूंगा या मैं क्लीन दूंगा, तो जिन भी कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे हो वो कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट है या नहीं। एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का यही काम। अगर एंटिटी, अगर क्लाइंट लिस्टेड एंटिटी है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। वो ये भी देखेगा कि भैया फर्म ने अपनी इंडिपेंडेंस कैसे इवैल्यूएट करी, कि जो टीम को भेजा वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो फर्म को इंश्योर करना होता है ना, तो वो कैसे इवैल्यूएट करी। क्या फर्म ने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली डिफिकल्ट मैटर्स पे या फिर कंटेंशियस मैटर पे। ठीक है, एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंगेजमेंट टीम ने इकट्ठा किया है क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है कि वो आपके जजमेंट्स और कंक्लूजन्स को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है उनसे पता चल सकता है कि भैया आपने क्या वर्क परफॉर्म किया, क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी सफिशिएंट है, वो ये सब भी इंश्योर करेगा। बात समझ में आ रही है? फिर हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, या तो टीम ने जिनके साथ कंसल्ट किया उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो कह रहा है कि भैया नहीं ऐसा होना चाहिए, वो कह रहा है नहीं भैया ऐसा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बताओ मुझे। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम क्या करते हैं। रिजोल्व करेंगे। कैसे रिजोल्व करेंगे बाबू? थर्ड पर्सन और चेक व्हाट फर्म पॉलिसी सेज। कोई और? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? जब दो जवाब गलत आ जाते हैं ना तो उसके बाद मेरा ऐसा मन करता है कि हाँ इसको चॉकलेट वाला क्वेश्चन डिक्लेयर कर दो और अब बताओ कौन बताया था। भाई कल ही पढ़ाया था यार, ये ऐसे मत करो, रेगुलेटरी बॉडी नहीं। ICAI? अरे नहीं भैया, हमने कहा था अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो आप फर्म की पॉलिसीज को फॉलो करोगे। अब आपकी फर्म की पॉलिसी में ये लिखा हो सकता है कि या तो आप थर्ड पर्सन के पास जाओ या फिर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास जाओ। तो मेरे सवाल का सही जवाब था कि हम चेक करेंगे कि फर्म की पॉलिसीज में क्या लिखा है और फिर उसके हिसाब से उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। वो हो सकती है कोई तीसरी सीए फर्म भी हो सकती है या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है। तो सबने जवाब दिया पर आधा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएगा विद इन एंगेजमेंट टीम एंड जिनके साथ कंसल्ट किया था या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में, तो आप क्या करोगे, फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे। फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में क्या लिखा हो सकता है, या तो किसी तीसरी सीए फर्म का नाम लिखा हो सकता है कि भैया उससे कंसल्ट करो, या फिर लिखा हो सकता है कि भैया किसी रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट कर लो। सही है। फिर अगला पड़ाव था मॉनिटरिंग, कि भैया पार्टनर जी अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी देख ली बंदों की, क्लाइंट भी ढंग के ले आए, ठीक है, आपने
टीम भी चूज कर लिया आपने, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करा लिया, अब आपने डेट भी डाल दी ऑडिट रिपोर्ट पर, ऑडिट रिपोर्ट इशू करते। अब आप प्लीज देखते रहिएगा कि आपकी टीम में सारी पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं क्या नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अभी ही 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि एक एंगेजमेंट पार्टनर ये बोल सकता है, ये मान सकता है कि भैया सब कुछ सही ही हो रहा होगा, सब कुछ SQC1 फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से ही हो रहा होगा, ठीक है। तो एंगेजमेंट पार्टनर को ये देखना है कि फर्म की मॉनिटरिंग प्रोसेस का रिजल्ट क्या आया है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। SQC1 बोलता था कि भैया पंडित जी मॉनिटर करते रहना सारे फर्म का काम, अब वो मॉनिटर कर रहे हैं तो उन्हें पता चला कि भैया कहीं कहीं डेफिशिएंसीज है, बहुत सारी जगह ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत सारी जगह लोगों ने हमारी इंडिपेंडेंस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। तो अगर मॉनिटरिंग प्रोसेस का रिजल्ट इस तरह से निकल के आता है, एडवर्स निकल के आता है, तो पार्टनर देखेगा कि भैया क्या क्या डेफिशिएंसीज निकली हैं SQC1 में, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, और उन डेफिशिएंसीज का उसकी ऑडिट एंगेजमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बात समझ में आई यहां तक? कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, आपको कुछ भी पूछना हो, SA 220 खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, देख लो। यस सर, समझ में आ गया। यस, अर्शदीप यस, ईशा यस, प्रतीक गुप्ता। हाँ तो प्रतीक भाई, SQC1 और SA 220 का कंटेंट सेम सेम ही है, डाट वो सेम सेम ही मारेंगे, बस थोड़ी कम, थोड़ा छोटा, एक पॉइंट चेंज था, वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला है ना, उसमें आपको टीम अपनी चूज करनी है, SA 220 बोलता है, और SQC1 में वो था कि भैया आपको HR पॉलिसीज लगानी है। सेम ही 6 हेडिंग्स है, बस एक अप्लाई होता है पूरी फर्म पे, दूसरा अप्लाई होता है ऑडिट्स पे। अब बताओ किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? SQC1 थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, उसमें उनको थोड़ी ज्यादा डांट पड़ी है, SA 220 में थोड़ी कम डांट पड़ी। क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए वही सेम चीज देखेगा, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस, ठीक है। तो फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या सिखाया था मैंने तुम्हें कि भैया डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आपने काम डॉक्यूमेंट नहीं किया तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया, आप काम चोरी कर रहे थे। तो एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट करना है? सबसे पहले कि ऑडिट करते टाइम आपकी टीम को क्या क्या इश्यूज आए और उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेके आपको क्या क्या इश्यूज आए और आपने उनको कैसे रिजॉल्व किया। फिर जब आपने उनको रिजॉल्व किया तो आपके नहीं कंक्लूजन से पूछेंगे, तो 3 तरह के कंक्लूजन आपको डॉक्यूमेंट करने। इंडिपेंडेंस जब आपने असेस करी थी तो कैसे असेस करी और क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने क्या क्या चीजें देखी थी, उनको डॉक्यूमेंट करना है, और किन कंक्लूजन पे आप फाइनली पहुंचे उनको डॉक्यूमेंट करना है। एंड आपको जो भी डिफिकल्ट मैटर्स लग रहे थे उनमें आपने किस किस तरह से कंसल्टेशन ली और उस कंसल्टेशन का क्या क्या कंक्लूजन निकला, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। बात समझ में आई? जो इश्यूज थे वो डॉक्यूमेंट करने हैं, और 3 तरह के कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स किस चीज से रिलेटेड? इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, क्लाइंट के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, और कंसल्टेशंस जो ली उनसे रिलेटेड। ये तो रहा एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा। फिर एक बंदा था जिसने आपकी ऑडिट को रिव्यू किया था, आपकी ऑडिट की चेकिंग करी थी, तो रिव्यूअर क्या डॉक्यूमेंट करेगा? रिव्यूअर डॉक्यूमेंट करेगा कि भैया फर्म ने जो भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कहे थे कि ये आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा हो सकता है कि रिव्यूअर जब आएगा तो वो ये चेक करेगा कि टीम इंडिपेंडेंट थी क्या नहीं थी। जब रिव्यूअर आएगा तो वो ये चेक करेगा कि भैया टीम ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिया क्या नहीं लिया। रिव्यूअर जब आएगा तो वो ये चेक करेगा कि भैया कंक्लूजन्स जो थे वो सही थे कि नहीं थे। इन सारी चीजों को
डॉक्यूमेंट करेगा कि भैया मैंने फर्म की पॉलिसीज में जो जो चीजें लिखी थी वो सब प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म कर लिए, ठीक है। फिर रिव्यू डॉक्यूमेंट करेगा कि भैया रिव्यू जो है ओनर बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मैंने कंप्लीट करके दे दिया है। और रिव्यूअर लिखेगा कि भैया मुझे अब कोई ऐसे मैटर्स नहीं पता है जिनको ध्यान में रख के मैं ये बोलूं कि भैया जो कंक्लूजन्स थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, यानी कि जितने भी मैटर्स मुझे पता है उनके हिसाब से ये कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट है। देखो डिफरेंस क्या है SQC1 और SA220 में, ये पूरी फॉर्म पे लगता है और ये एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। SQC1 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करा था, CEO और मैनेजिंग पार्टनर पंडित जी की, और यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हन्नी की और जफर की। ये किस पे एप्लीकेबल है, ऑडिट पे, रिव्यू पे, अदर एश्योरेंस पे, रिलेटेड सर्विस पे, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ऑडिट पे। SQC1 क्या बोलता है कि भैया आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है, पॉलिसीज प्रोसीजर बनाने हैं फॉर द फर्म एज अ होल के लिए, ठीक है। SA220 क्या बोलता है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने दैट आर एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स। सही है, सेम सेम सी बातें लिखी हुई हैं, वही सारी जो तुमको आती हैं। अब इट परटेन्स टू एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस। SQC1 एक सिस्टम लगाने को बोलता है, क्यों, ताकि फर्म को, CEO मैनेजिंग पार्टनर को तसल्ली मिलती रहे कि भैया जो फर्म है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रही है एंड जो भी रिपोर्ट्स इशू हो रही है वो अप्रोप्रिएट हो रही है। SA220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1, यानी कि SA220 मान के चलता है कि भैया SQC1 तो फर्म पे अप्लाई हो ही रहा है, इसीलिए SQC1 एक सिंक्रोनन है फॉर दी SA220, यानी कि SQC1 तो होना ही चाहिए, एसेंशियल कंडीशन। ऐसे मैंने तुम्हारे लिए ना वर्ड मीनिंग भी लिख के रखे हैं, जहां जहां मुझे लगता है कि भैया डिफिकल्टी हो सकती है। एक बार मैं इंटर में पढ़ रहा था, इंटर में मेरा लॉ का पेपर था और हम सुबह सुबह बैठ के पढ़ रहे पेपर से पहले, या पता नहीं कुछ टाइम तो पढ़ रहे थे हम लॉ में, उसमें एक शब्द आया इंटर आलिया। अब मेरे को नहीं पता कि इंटर आलिया का मतलब टीचर ने क्या बताया था क्लास में, मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसको भी नहीं पता, कह रहा इसका मतलब होगा आलिया इंटर में है। और इंटर आलिया का मतलब मेरे 4 साल दिमाग में वही रहा कि आलिया इंटर में है, वो निकल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए तुम अपनी मर्जी से कोई भी मीनिंग्स ना निकालो, और प्लस में तुम गूगल पे ना जाओ ये सर्च करने के लिए, क्योंकि फिर तुम गूगल जाओगे, फिर इंस्टाग्राम जाओगे, फिर 1 घंटा लगाओगे। तो मैंने यहीं पे लिख के दे दिए सारे वर्ड मीनिंग जो जो मुझे लगते थे कि भैया डिफिकल्ट हो सकते हैं। अगले चैप्टर्स में तुम्हें और ज्यादा मिल जाएंगे जहां जहां भी डिफिकल्टी है। तो SQC1 इज अ सिंक्रोनन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ SA220, यानी कि SQC1 होना एक एसेंशियल कंडीशन है, तभी SA220 फॉर्म पे लग पाएगा। It is within overall context of firm system of quality control. Engagement teams implement quality control procedure applicable to audit engagement. ये बोलता है कि भैया SA220 वो सारे प्रोसीजर्स को अप्लाई करेगा जो भी फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाया इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। सही है, डिफरेंस समझ में आ गया, इजी है, आ गया 5 नंबर के लिए तो लिख दोगे क्या डिफरेंस है। आना तो नहीं चाहिए, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, बट स्टिल यू नेवर नो व्हाट ICI कैन आस्क। सही है, अब हमारे 3 टॉपिक्स बचे हैं। उससे पहले अगले टॉपिक को मूव करने से पहले मैं तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। प्लीज अपने सारे पन्ने पलट लो, एक बार ही पढ़ लो कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने अब तक SQC1 खत्म कर दिया, SA220 खत्म कर दिया, सिर्फ 1.5 पेज का ये चैप्टर रह गया, फिर हम क्वेश्चन बैंक पर मूव करेंगे। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लो, सारे पन्ने पलट लो, ब्रेक मतलब मुझसे ब्रेक ले लो, पढ़ाई से नहीं, सारे पन्ने पलट लो और देखो कहीं कोई दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है या कुछ भी पूछना है तुम्हें, एक बार नजर मार लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे तो तुम्हें दिखेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। 5 मिनट्स, वापिस आ जाओ सर जी। अरे यार हैंग क्यों हो गया ये।
ये क्या लेक्चर ले रहा था ये बीच में hand हाँ मतलब मैं अटक गया हूँ, बच्चों को अटका हुआ देख रहा हूँ स्क्रीन पे। बोल रहे हैं कि लेक्चर शुरू से चल रहा। नहीं अभी भी उसमें ऑप्शन दिखा रहा है, चैट वैट तो सब चल रही है। मतलब मैं जो लिख रहा हूँ उसका बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। अब ये सारे बच्चे बोल रहे हैं, ये सारे बच्चे बोल रहे हैं कि लेक्चर रिप्ले हो रहा है, तो वापस से लाइव कैसे आएंगे? हम्म, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है, मैं कर